नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल पोस्ट बजट प्रोग्राम में। जी हाँ, शेयर्स की बात अपनों के साथ पोस्ट बजट स्पेशल। और इस प्रोग्राम को स्पेशल और एक चीज बनाती है, वो है नन अदर देन हमारे मार्केट एक्सपर्ट जाने माने डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर दिस स्पेशल पोस्ट बजट प्रोग्राम। अपना वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था, और इसलिए भी क्योंकि बजट के बाद लोगों को मार्केट में क्या इंडिकेशन होगा, क्या किसको मिला, कहां पर मार्केट अब जाने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए प्रोग्राम में। और थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर। सर, तो अब बिल्कुल भी वक्त वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं बिल्कुल मुद्दे पर कि बजट में एक्चुअली क्या क्या पेश किया है सरकार ने और उसका लोगों पर क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले रवि जी ये बताइए कि इस बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार की तरफ से कि 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन सरकार का ये ऐलान मार्केट के लिए बेहतर क्यों नहीं साबित हुआ? आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, दो चीजें होती हैं मार्केट पे। मार्केट कई चीजों को वॉच करता है। सिर्फ टैक्स बेनिफिट जो होता है, वो टैक्स बेनिफिट एक आम नागरिक को दिल की राहत, मन की राहत और जेब में राहत देता है। लेकिन मार्केट को राहत देने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। और शायद टैक्स बेनिफिट अगर यहां पर देती है सरकार, तो एक तरीके से मार्केट अगर देखा जाए तो उसको नेगेटिव लेना चाहिए, ना कि पॉजिटिव। और वही असर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब सरकार के पास यहां पर पैसे कम आएंगे। अभी तक जो सरकार ने अपना पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने अपने जीडीपी के टारगेट को घटाया, जिसमें उन्होंने अपने जो है फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को लगभग सेम रखा, लेकिन इंक्रीज होने के चांसेस हैं। यानी कि सरकार ने घूम फिरकर पूरे बजट पे एक चीज की क्लियर इंडिकेशन थी कि सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, जीएसटी कलेक्शन भी कम हो रहा है। और ऊपर से अगर सरकारी स्कीम में रेवड़ियां अगर बांटी जाती हैं, तो उसकी वजह से सरकार को डेंट और लगेगा। और यही चीज मार्केट जो है वो हजम नहीं कर पाता, और मार्केट को यह चीज अच्छी नहीं लगती। और इसी वजह से मार्केट में वो बाइंग बायसनेस आपको देखने को नहीं मिली। और टैक्स का जो ये अनाउंसमेंट है, ये आम आदमी को तो खुश करता है, लेकिन देखा जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि अब सरकार को टैक्स कम मिलेगा, यानी सरकार अपनी योजनाओं को फिर से सोचेगी। तो इस वजह से इसका इंपैक्ट जो है पॉजिटिव के बजाय ज्यादातर निगेटिव देखने को मिलता है। अच्छा, वैसे शेयर बाजार के छोटे निवेशकों को भी बड़ी राहत दी गई, क्योंकि अब उन्हें 10,000 तक के डिविडेंड पर टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। पहले ये 5,000 के ऊपर उन्हें उनका जो डिविडेंड होता था वो टैक्सेबल होता था। तो इसका असर तो काफी पॉजिटिव होना चाहिए था ना मार्केट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें निगेटिव हैं। अब अगर यहां पर देखा जाए तो जरूर सीनियर सिटीजन की सेविंग यहां पर बढ़ी है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए, यानी कि जो हमारे यहाँ पे 5-5.5%, 6% का एक इन्फ्लेशन एवरेज रहता है, उसको अगर देखें तो वो 50,000 की वैल्यू आज काफी कम लगेगी। और इसकी वजह से कुछ सम ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब लगभग अगर आप टैक्स करदाता के हिसाब से देखें तो शायद कुछ लाख में लोगों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन जिस हिसाब से कोर यहां पर महंगाई दर बढ़ी है, उसकी वजह से शायद मार्केट ने उतना बहुत बड़ा रिएक्शन यहां पर नहीं दिया। जी, रवि जी, जो भारत का बजट है ये डेफिसिट बजट है, यानी कि यहाँ आय से ज्यादा खर्च है। तो हर बजट में जो सरकार का जो खर्च का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो ब्याज भुगतान में जाता है। और इस बार भी बताया जा रहा है कि जो सरकार हर 100 रुपए में से 24% जो हिस्सा है वो उसके कर्ज और दूसरी देनदारियों का है। तो ये वजह तो नहीं है कि आजकल की बजट मतलब जो मार्केट ने पोस्ट बजट पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया है? देखिए, दो चीजें हैं। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की चीजें हाईलाइट करता हूँ। सरकार ने जब बजट स्टार्ट किया और जब मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने 3 शब्द की बात की थी। एक बात की थी इनोवेशन की, एक बात की थी इंक्लूजन की, और एक बात की थी इन्वेस्टमेंट की। पूरा बजट इसी के इर्द गिर्द यहां पर आपको घूमता हुआ नजर आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इनोवेशन पे खर्च और इंक्लूजन जरूरी है, और इन्वेस्टमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो आप अपनी योजनाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे। आपको जिस तरीके से जो फंड की जरूरत है वो आप फंड जो है वो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं से इन तीनों चीजों को अगर देखते हैं तो इसके लिए आपको देखना पड़ता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब है कि आपके लिए ऑप्शन ये हो जाता है कि क्या विदेशी माहौल ऐसा चल रहा है इस समय। अगर विदेशी माहौल देखते हैं
इकोनॉमी देखते हैं तो वो संकट में है, कई जो है वो नंबर्स अगर देखे जाए तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो बाजार है वो जो बजट में अच्छी अनाउंसमेंट और बुरी अनाउंसमेंट, हम अभी अच्छी अनाउंसमेंट की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अच्छी अनाउंसमेंट की तरफ भी जाएंगे कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसका फायदा भी हुआ। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अभी बोल देता हूं, बाद में डिटेल पे जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर पे 100% एफडीआई हो गया। जब सबसे पहले लॉन्च हुआ था वाजपेयी के टाइम पे, तब 50% था, 75 किया गया, अब 100% किया गया, तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन पॉइंट, मुद्दा यहां पर दूसरा है। मुद्दा यहां पर यह है कि जो बजट की अनाउंसमेंट इस समय की गई है उसके टारगेट अचीव होने के लिए आपको बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और बड़े प्लानिंग की जरूरत है। इस समय वर्ल्ड वाइड मार्केट बहुत अच्छी नहीं चल रही है। यूएस के हालात आपके सामने हैं, यूएस से रिलेशन हमारे सामने है, वहां पर टैरिफ की रिस्ट्रिक्शंस दी जा रही हैं, चाइना का मार्केट अच्छा नहीं है, जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 3 सालों से खत्म नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो ये सारे फैक्टर अब कहीं ना कहीं से जो जो एक इकोनॉमी का बेस होता है उसको अब हिट करने लगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अब वो रिएक्शन नहीं दिख रहा, अब पैनिक रिएक्शन यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से कोई भी अनाउंसमेंट जब तक कन्वर्ट होती हुई नहीं आती तब तक नहीं आपको यहां पर जो है वो संकेत मार्केट को नहीं दिखते। दूसरा, अब बुरे और अच्छे में अगर जाते हैं तो जो सबसे बड़ा यहां पर सरकार का था कि बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन ये है, बाजार क्यों नहीं बढ़ा? बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार को 2-3 चीजों की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट चाहिए। पहला, कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर यहां पर सरकार ने कुछ कमी दी होती तो मुझे लगता है बाजार उसको सलाम करता हुआ नजर आता और बाजार अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता। पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, एसटीटी जो देते हैं, वो एसटीटी पे कोई कटौती होती तो बाजार सलाम करता हुआ नजर आता। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए आपकी पॉकेट में टैक्स तो बच रहा है, लेकिन आप जब शेयर में आप जाते हैं और कमाते हैं तो आपका वो टैक्स सरकार फिर से वापस ले लेती, तो आपके पास बचत नहीं हो रही और शेयर मार्केट उससे हतोत्साहित हो जाता है और उससे मार्केट में वो रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लू था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर था कि सरकार लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करेगी। यहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करेगी, कोई ऐसी अनाउंसमेंट करेगी या कुछ इन्फ्लेशन से ऐसे कुछ होगा, वो शायद खाका न देखने की वजह से शेयर मार्केट उतना जो है वो हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि वो निराशा की तरफ बदल गया और अपने गेन्स को लास्ट में खोता हुआ नजर आया। जी, यानी उम्मीद ज्यादा थी मार्केट को, वो उम्मीद अभी तक पूरी होती हुई दिख नहीं रही है। रवि जी, इस बजट में रेलवे इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और कवच सिस्टम को लेकर सरकार ने बड़ी प्लानिंग एक तौर पे दिखाई है, जिसमें कि 50 नमो भारत, 200 नई वंदे भारत और नई अमृत भारत ट्रेनों को लाने की बात की गई है। तो आने वाले वक्त में रेलवे के शेयरों में कमाई के कितने मौके हैं, ये थोड़ा बताइए। हाँ, यहां पर जरूर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिकोड करते हैं इसको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रेलवे का जो बजट, जो अनाउंसमेंट था, जो लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास होता, वो सरकार ने दिया है, बस बोला नहीं है, यही फर्क है, और लोगों ने उसको शायद समझा नहीं है। दूसरा, जो आपने इंपॉर्टेंट बात की जिसपे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर या आप इन सेगमेंट की तरफ देखें तो सरकार ने फोकस भी किया है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं ना, वो कहते हैं थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। वो जो और जरूरत वाला मामला था, इसी वजह से यहां पर रेलवे काउंटर में जो 5-7% की तेजी आपको देखने को मिली, तो वो वापस से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नजर आ गई और बाजार में वापस से गिरावट दिखी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रेलवे काउंटर पे बने हुए हैं तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये काउंटर्स चलेंगे। और जो सरकार ने जितना बजट एलोकेशन किया था, मुझे लगता है उससे ज्यादा ही बजट एलोकेशन इस बार फिर से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बिल्कुल नई ट्रेनों की बात की है, आज हमारे सामने एग्जाम्पल है कि अगर सरकार ने पिछले 3-4 सालों में चेंजेस नहीं किए होते, बजट एलोकेशन नहीं बढ़ाया होता, तो शायद आज जो महाकुंभ जैसा इवेंट हो रहा है वो और कहीं दूसरी जगह दूसरी तरीके से देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च होंगे, रेलवे कंपनीज थोड़ी अंडर परफॉर्म करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स अच्छे हैं। और इनफैक्ट जो आप आरबीएनएल या आईआरएफसी या जेडब्ल्यूएल इन सब की बात करें तो इनमें अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप कह रहे हैं रेलवे काउंटर्स पर लॉन्ग टर्म की ग्रोथ की उम्मीद है। तो पिछले 4-5 महीने में हमने देखा कि कंजम्पशन में खासा दबाव था, लिक्विडिटी भी टाइट थी। तो इस बजट के बाद कंजम्पशन को क्या बूस्ट मिलेगा और इससे किन सेक्टर्स को फायदा?
देखिए, इसमें कंजप्शन पे अगर जाते हैं तो यहां पर सरकार ने एक तरीके से जो टैक्स की राहत दी है ना, अब यहां पर ये पॉइंट देखिए कनेक्ट होता है। जी सरकार ने जो टैक्स में राहत दी है उसकी वजह से आपकी सेविंग थोड़ी बढ़ेगी, जिससे कि आप जो कंजप्शन स्टोरी है वो थोड़ी सी यहां पर थीम जो है वो वापस से लाइमलाइट में आती हुई नजर आए, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय अगर पूरी कंपनीज की अर्निंग देखते हैं, चाहे एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप जाते हैं या फिर आप रियलिटी काउंटर की तरफ जाते हैं, जो प्राइस इन्फ्लेटेड बहुत ज्यादा हो चुके हैं, उनमें थोड़ी सी कंजप्शन स्टोरी स्टेबल या फिर आगे रुकती हुई नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैक्स बेनिफिट है इसका इंपैक्ट आपको कंजप्शन स्टोरी में वापस से रिपीट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक दो क्वार्टर यहां पर अभी लगेंगे, इसलिए एक दो क्वार्टर तक थोड़ा सा स्टेबिलिटी या कंपनी के अर्निंग्स में सुधार आने में टाइम लगेगा। यानी एक दो क्वार्टर्स अभी और लगेंगे। हमने देखा बजट के बाद जो टॉप गेनर्स थे वो थे ट्रेंट, मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर्स, आयशर मोटर्स एंड बजाज ऑटो। और टॉप लूजर्स में हमने देखा बीईएल, पावर ग्रिड, एलएनटी, सिप्ला और ग्रासिम। तो ये जो गेनर्स और लूजर्स बजट के बाद रहे हैं, इनमें आने वाले समय में क्या संकेत दिख रहे हैं हमारे व्यूअर्स के? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने गेनर की जैसे बात की, जैसे मैं मारुति की स्पेशली बात कर लूं, उन्होंने अपने जो है वो गाड़ियों के प्राइस हाइक की बात की, जिसकी वजह से वो सेंटीमेंट डेवलप हुआ। तो वो तेजी डिफरेंट कारण से थी, सरकार के अनाउंसमेंट का ऐसा कोई खास असर वहां पर नहीं देखने को मिला। हाँ, लेकिन एक पॉइंट यहां पर मैं जरूर कनेक्ट करना चाहूंगा, जो सरकार ने फोकस किया वो सबसे बड़ा फोकस किया एमएसएमई और एसएमई इंडस्ट्री को। जो कंजप्शन ग्रोथ आपने जो अभी बात करी थी, और जो यहां पर ऑटो काउंटर में अगर जाते हैं तो मारुति उसका सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, क्योंकि जब ग्रोथ होती, स्ट्रक्चर आता है, तो सबसे पहले आदमी अगर जाता है तो कंजप्शन स्टोरी इन्हीं में आपको रियलिटी में देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 7.5 करोड़ और 10 करोड़ के आसपास का लोन की बात की गई है, वो एमएसएमई के लिए एक नया रेवोल्यूशन है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा इकोनॉमी में। लेकिन ये सब जो प्रोसेस है ये टाइम लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको आप एक महीने दो महीने में चेंजेस देखेंगे। इट विल टेक 6 to 8 मंथ टू ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचने में। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कंजप्शन वाली कहानी है उसके हिसाब से स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट जरूर है। जहां तक बीएल में आपको बड़ी गिरावट दिखी, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में बीएल को टॉप लिस्ट पे दिया था, और उसने बढ़िया हाई भी बनाया, 10% से ऊपर के अप ट्रेंड दिखाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जो आई वो उसका पीछे का रीजन जो मैंने बताया कि चूंकि स्टोरी वो ओवर हो गई, अनाउंसमेंट ओवर हो गई, तो यहां पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा समझदारी समझा। और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आपको जब रिटर्न्स आ रहे हैं तो रिटर्न को प्रॉफिट बुक करना भी सीखें। जी, रिटर्न्स पे प्रॉफिट बुक करना भी सीखें। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो बजट पर प्री बजट स्पेशल प्रोग्राम था 10 का दम, उसकी काफी लोगों ने, बहुत दर्शकों ने तारीफ करी है। जैसे कि प्रजक पवार ने कहा है कि सर हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। रवि सर आपका शुक्रिया। और शिव कुमार सरीन कह रहे हैं कि एक्सीलेंट सिंह जी फॉर शेयरिंग 10 स्टॉक्स एंड अ वेरी सिंसियर एडवाइस। और वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड्स चले जाएंगे जो हमारे व्यूअर्स ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं उस शो पर। उनमें से एक तनुजा भी हैं, वो कहती हैं कि सर वेरी गुड सेशन, कीप इट अप। और उसके साथ एक सवाल भी पूछती हैं कि सर प्लीज गाइड ऑन बीडीएल एंड एचएएल। तो वैसे कि हम रेलवे की बात कर चुके हैं, तो आप डिफेंस सेक्टर का भी सर बता दीजिए कि इस पे आपकी क्या राय है। क्या बात है नेहा जी, आप अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आम जनता की थीम पकड़ती जा रही है। मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल था, पता नहीं आपने कैसे जान लिया कि डिफेंस काउंटर पे बात कर लेते हैं, और आपने सवाल ही वही पूछ लिया। तो देखिए, इस समय आपने डिफेंस काउंटर पे आपने देखा होगा, जैसे ही बजट खत्म हुआ वैसे ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर बाहर आए और उन्होंने बोला कि डिफेंस को उन्होंने जो एलोकेशन था वो एलोकेशन से 9% ज्यादा एलोकेशन किया गया। बस सिर्फ मुद्दा ये है कि वो मुद्दा बजट पे बोला नहीं गया, स्पीच में है नहीं, पूरी डिटेल में देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये डिकोड है, इसीलिए मैंने कहा ना, ये दूसरों की रील अफवाहों को छोड़िए, इस पूरे प्रोग्राम को पूरा समझिएगा। हम लोगों ने वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जिसकी अनाउंसमेंट उसमें स्पीच में नहीं है और आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो इस यहां पर अभी तो सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कीमती वक्त देते रहिए ताकि हमारे व्यूअर्स को इसका बहुत फायदा होता रहे। जी, तो देखिए, अब 9% इंक्रीज करने का मतलब है कि सरकार यहां पर
चिंतित है और सरकार भी डिफेंस काउंटर की ग्रोथ को लेकर के जो अपॉर्चुनिटी निकली है, खास तौर से जिस जिस तरीके से हम एक्सपोर्ट पे बढ़े हैं, हम इंडिपेंडेंट बने हैं, उन सबका फायदा मिलेगा। और उन सबका फायदा जो आपने बीईएल, एचएएल, बीडीएल, जीआरएससी, शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज, मैसडॉक जैसी कंपनीज, इनको मिलेगा। लेकिन मुद्दा यही है कि इसमें वही है कि आगे आने वाले 6 महीने तक अगर आप बने रहते हैं, मतलब कहने का मतलब सिंपल सिंपल एक लाइन में यही है कि डिफेंस रेलवे काउंटर में अगर आपकी पोजीशन खड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डिप मिलता है तो फिर से ऐड करने की जरूरत है, बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए तो प्रोग्राम फॉलो करिए, लेकिन बने रहिए लॉन्ग टर्म पे, ये काउंटर चलते हुए फिर नजर आएंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि अगर डिप हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी लें और एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक थोड़ा पेशेंस रखें, ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जी। अच्छा रवि जी, मैं देख रही हूँ कि बजट में जो सरकार ने मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मिशन के जरिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर मिलेगा, ऐसा कहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो इन सेक्टर में निवेश करने के क्या मौके आपको नजर आ रहे हैं, या फिर ये बताइए कि लोग जिन्होंने ऑलरेडी इनमें निवेश कर रखा है उनके लिए आपकी क्या सलाह? देखिए, जो एमएसएमई और खासतौर से जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट का जो फोकस है, सिर्फ एक जो समस्या है, देखिए ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि सब अच्छा है। एमएसएमई को यहां पर सरकार बहुत फोकस कर रही है, लेकिन मैं अगर रियलिटी की तरफ जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा जो सरकार का फोकस है वो ठीक लगता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर बहुत जो है वो एक तरीके से ये कहा जाए कि हमारे यहाँ के जो सिस्टम है और जहां पर सरकारी सिस्टम आ जाता है, जहां पर नॉलेजेबल मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसकी बड़ी कमी है और इस सेगमेंट को लोग समझ नहीं रहे। सरकार ने, मोदी जी की अच्छी बात है कि विजन तो समझ लेते हैं, लेकिन उसको एप्लीकेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक समझें, एमएसएमई सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा भारत में जॉब देता है और सरकार को ये आंख बंद करके समझ में आ गया है कि अगर हम एमएसएमई और एसएमई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उतनी जॉब जनरेट नहीं कर पाएंगे और हर तांते पर, हर इलेक्शन पे इसका जवाब देना मुश्किल होता जाएगा। तो इसको फोकस करना जरूरी है, लेकिन अब उसके लिए चाहिए आदमी कर्मठ। कर्मठ का मतलब आप जानती हैं कि काम करने वाला, वो काम करने वाले आदमियों की बड़ी कमी है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को थोड़ा सा बंदोबस्त अपना इसमें भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी के जो इस समय के जो एमएसएमई इंडस्ट्री का हाल है उसको रीवैम्प करने की जरूरत है, बजट से कहीं और ज्यादा, और बहुत फोकस करने की जरूरत है। लेकिन यह कंफर्म है कि यह सेक्टर ग्रोथ के लिए और आगे बढ़ने वाले अपने आप को रिटर्न कमा कर देने के लिए यह सेक्टर आपको काफी काम है। रिटर्न के लिए सेक्टर काफी सही है। अब रवि जी, कहा यह जा रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी अपने हाई पर है। ब्रोकरेज ने कहा है कि तीसरी तिमाही की अर्निंग अब तक निराशाजनक रही है, तो क्या आगे अर्निंग में गिरावट पर ब्रेक लगेगा? मैं इसको लास्ट में आपसे कहूंगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, वो लास्ट में लेंगे जिससे लोग पूरा वीडियो देखें। लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि अर्निंग की, इसमें आधा आंसर ये है कि अभी आपको 1-2 क्वार्टर तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी कहां है वो हम लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है। तो वैसे हमारे एक व्यूअर हैं दिनेश सिंह जी, वो एक आपको बहुत थैंक यू बोल रहे हैं और साथ में पूछ भी रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल में एक ऐसी इतनी सारी चीजें हैं, मैंने इसलिए स्पेसिफिकली ये लिया है, इससे बहुत लोगों के जवाब मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं सर, आईओसी, एसबीआई, पावर ग्रिड, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, अशोक लेलैंड, एनएफएल पर प्लीज गाइड कीजिए। ये सभी स्टॉक की लिस्ट मैंने जारी करी थी और इन सभी पर बने रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 1-2 क्वार्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन, यानी 3 से 5% का सिर्फ करेक्शन है। और मैंने आपको याद हो स्ट्रैटेजी, चलिए लग रहा है थोड़ी सी याद दिलानी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि इतना इन्वेस्टमेंट करिएगा बाकी वेट करेंगे। तो मुझे लगता है घबराइए नहीं, बिल्कुल बने रहिए। एनएफएल या एसबीआई, ये सब आपको 5 से 8% तो बहुत नॉमिनल, लेकिन साल के अंत तक आपको 16-17% की ग्रोथ देते हुए नजर आएंगे। चलिए रवि जी, तो आखिर में 2025 के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी की आप बात कर रहे थे, किन शेयरों पर हमारे व्यूअर्स दांव लगा सकते हैं और किन पर उन्हें अपनी नजर रखनी चाहिए? देखिए, पूरे बजट को अगर डिकोड किया जाए तो सेक्टर स्पेसिफिक आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, लेकिन जो सबसे बड़ा क्रक है, जो सबसे बड़ा इस समय
एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि आप ऐसी प्लानिंग करें कि सामने वाला कभी समझ ना सके, और वो ये प्लानिंग है कि आपको अभी इस बार का जो पैसा है, पूरा पैसा जो साल में आपको इन्वेस्ट करना है, उसको डिसीजन आपको पहले लेना पड़ेगा और उसको हाँ, 3 भागों में डिवाइड करना है। फिर से मैं बता देता हूं, 1 2 3, 3 भागों में तीन डिवाइड भाग। करना है। पहला, अभी जो अपॉर्चुनिटी निकल रही है इसमें 30% का निवेश इमीडिएट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बजट के बाद जो करेक्शन आना है वो 2 दिन में, 3 दिन में अभी आपको दिखने लगेगा। पहला। दूसरा महीना नोट करके रख लीजिए, ये प्रोग्राम मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा महीना आपका जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो होगा जून और जुलाई में, और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा सितंबर और अक्टूबर में। यानी कि आपको अपना पार्शियल एसआईपी करना है तो यही महीने में करिएगा, तब से शुरू करिएगा। अब आ जाते हैं स्टॉक की चर्चा तो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन सेक्टर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को पकड़िएगा और इसमें पीएसयूज की तरफ जाइएगा, प्राइवेट को थोड़ा वेटेज कम दीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 5 स्टॉक लेने हैं तो 3 पीएसयूज, 2 प्राइवेट। दूसरा सेक्टर डिफेंस और रेलवे काउंटर में एक्युमुलेशन करिए, धीरे धीरे स्टॉक्स को ऐड करना शुरू करिए। टॉप स्टॉक्स 5-5 स्टॉक्स को ऐड करिए, टोटल मिलाकर 25 स्टॉक की बास्केट बनानी है, 5 सेक्टर ऐड करना है, यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। आपको मैं बता रहा हूं कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता, आप सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने वाले आदमी बनेंगे, ये मैं गारंटी जरूर कर सकता हूं। और 5 सेक्टर में से 2 सेक्टर मैंने बता दिए। पहला था आपको बैंक, दूसरा है डिफेंस, तीसरा है रेलवे, चौथे की तरफ जाएं तो आप आ जाता इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5वें की तरफ जाते हैं तो आपको यहां पर ऐड करना है फार्मा सेक्टर। तो ये 5 काउंटर अभी के लिए हैं। अगर इन 5 सेक्टर से आप स्टॉक चूज करते हैं, टॉप स्टॉक चूज करिए, कोई एनालिस्ट की जरूरत नहीं है, जो टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं उन्हीं को ले लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट 30% ओनली। आप ये स्ट्रैटेजी अपनाकर रखिएगा, अगले बजट तक आप मार्केट से ज्यादा और उम्मीद से भी ज्यादा पाएंगे रिटर्न्स। उम्मीद है मुझे 20 से 22% से ज्यादा उम्मीद। ये आपने बताया 5 सेक्टर्स और 3 भाग में आप डिवाइड करें, और वो आपने बताया कि टाइम टू टाइम फिर हमें उसको इन्वेस्ट करना होगा। डॉक्टर रवि, थैंक यू सो मच कि आपने ये हमारे पोस्ट बजट स्पेशल प्रोग्राम के लिए इतना वक्त निकाला और इतनी इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है आपने लोगों के लिए जो अभी स्टॉक मार्केट को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। जी थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं लास्ट में जाते जाते करता हूं, इस चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए। अब मर्जी आपकी, फॉलो मत करिए, कोई बात नहीं करना है मत करिए, लेकिन जो हम लोग यहां पर न्यूज लेकर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि काम की बात का प्रोग्राम जो नेहा मैम लेकर आ रही है वो काम की इतनी बड़ी बात है कि अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो कोई फेक न्यूज से बचेंगे सबसे पहले। दूसरा, वहां पर जो आपको न्यूज बताई जा रही है या वहां पर जो आपको बताया जा रहा है, अभी उसमें और प्रोग्राम्स के एडिशंस हो रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, फ्रॉड से बचेंगे। इस चीजों के लिए काम की बात के प्रोग्राम को जरूर फॉलो करिए, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमारा शो वॉच करने के लिए प्लीज कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने सजेशंस भी दीजिएगा कि हम इस प्रोग्राम को और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और क्या क्या आपके लिए अच्छी चीजें ला सकते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।